तो यू चेंज योर पर्सपेक्टिव एंड यू चेंज योर फीलिंग्स एंड इमोशंस। अगर आपको टॉलरेंस डेवलप करनी है तो टॉलरेंस कैसे डेवलप होगी? नंबर 1, एम्पैथी। कि आप पहले दूसरे को समझते हैं फिर अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं। टॉलरेंस, द पावर ऑफ टॉलरेंस, कुव्वत बर्दाश्त क्या चीज़ है, ये आज का एक सब्जेक्ट है। अगर मैं आप लोगों से ये सवाल पूछूं कि पाकिस्तान का इरिस्पेक्टिव ऑफ ये पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है या इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, अगर हम अपना मॉरल क्राइसिस देखें तो सबसे नंबर 1 इशू क्या है? बर्दाश्त नहीं है हम लोगों में। हम किसी दूसरे आदमी की बात बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सही समझते हैं। हाँ जी, व्हाट इज़ द नंबर 1 इशू? शायद टेम्परामेंट हमारा लूज है, फौरी तौर पे हम रिएक्ट करते हैं और हम डिफेंसिव हो जाते हैं और उसके साथ हम बर्दाश्त नहीं करते सर, टॉलरेट नहीं करते सर। मेरे ख्याल में ये है शायद ये कॉज बनती है बाकी और बहुत से मसाइल की जो हमारी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में। हाँ जी, हम रिएक्ट करने से पहले सोचते नहीं हैं, फौरन रिएक्ट करते हैं। सर प्रेशर लेवल काफ़ी है, आपसे शायद हम सुनते नहीं हैं, अपनी बात कहना चाह रहे थे, इसलिए टॉलरेंस नहीं। हम बात को ठीक से समझते नहीं है और इस वजह से पेशेंस खत्म हो गया है, तो कभी की बात सुनते नहीं। इस सारी गुफ्तगू का मैं जो आपने पॉइंट्स दिए हैं, जवाब मतलब सवाल एक ही है, क्यों नहीं टॉलरेंस है, क्यों नहीं सुनते, क्यों पेशेंस ख़त्म हो चुके हैं? ये आज का सेशन है। सबको पता है कि कुव्वत बर्दाश्त जिसको हम पावर ऑफ टॉलरेंस कहते हैं वो ख़त्म हो चुकी है। व्हाट इज़ टॉलरेंस? अंग्रेज़ी का ये लफ्ज़ है, बल्कि ये इसका जो लैटिन मीनिंग्स है वो टॉलर है। टॉलर का मतलब होता है टॉलरेन, इसका मतलब होता है सफरिंग्स। जो अक्सर इसका जो इसका लेक्सिकल मीनिंग्स ऑफ टॉलरेंस, सफरिंग्स। अगर इसका फिज़िक्स में अगर मैंने इसका पढ़ा था कि हर चीज़ की जैसे मशीन होती है उसकी एक टॉलरेंस लेवल होता है। मोटरसाइकिल का इंजन होता है, उसके अंदर भी एक हीट होती है। अब लिखा होगा 125, ये 100, ये यामाहा है इतनी है, ये 70 है, 100 होंडा दूसरी है। तो उसकी इंजन की वो कैपेसिटी को कहते हैं वो टॉलरेंस। तो कितना वो हीट अंदर से बर्दाश्त, तो सफरिंग्स को बर्दाश्त कर सकता है। इवन वज़न उठाने की एक हिम्मत होती है हर बंदे की, तो वो भी एक टॉलरेंस लेवल होता है। कोई मशीन की टॉलरेंस चेक की जाती है तो इंसानों की भी एक टॉलरेंस होती है। उसकी एक मैं मिसाल अक्सर दिया करता हूँ। अब में से गाड़ी कौन कौन चलाता है? सभी के पास गाड़ी है। अब मुझे ये बताइए कि गाड़ी के जो होते हैं पहिए जो होते हैं या उसके जो टायर्स होते हैं, अगर वो घड़ा अगर आ जाए तो क्या होता है? अगर गाड़ी के जो शॉक ऑब्जॉर्वर्स हैं वो अगर ख़राब हो तो क्या होता है? गाड़ी उसमें हिट करेगी जाती है और झटका लगता है, बहुत ज़्यादा झटका लगता है। आपने कभी साइकिल चलाई बचपन में? बिल्कुल चलाई। साइकिल में जब वो ही झटका, अगर गाड़ी के जो टायर पे झटका लगता है, अगर साइकिल ऊपर से गुजारे हैं उसका टायर, तो क्या होता है? झटका ज़्यादा लगता है, लड़की हड्डी में लगता है जाके, बहुत ज़्यादा झटका। उसके शॉक्स नहीं होते। तो शॉक ऑब्जॉर्वर जो होता है वो लगाए जाते हैं ताकि झटकों को, ये जो इम्पेशेंस है सोसाइटी के अंदर, जो इतनी ज़्यादा लोगों के बिहेवियर्स में इतनी इनकन्सिस्टेंसीज होती हैं, वो ये बुनियादी वजह ये होती है कि उन लोगों के अंदर वो शॉक ऑब्जॉर्वर्स नहीं होते, जो बड़ी जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, टेम्पर लूज़ कर जाते हैं। ये बड़ा एक बुनियादी सी चीज़ है। तो अक्सर क्या होता है कि हम गाड़ी को क्या करते हैं, गाड़ी की सस्पेंशन और गाड़ी की अलाइनमेंट की ये सारी स्टोरी है जो टॉलरेंस की। टॉलरेंस जो है इसके बगैर आ ही नहीं सकती जब तक आपकी शॉक ऑब्जॉर्वर्स ठीक, इवन सही भी होते हैं, शॉक ऑब्जॉर्वर होते भी हैं, लेकिन वो सही ठीक नहीं होते। वो झटके खा के क्या हो चुके होते हैं? ख़राब हो चुके होते हैं। तो ये टॉलरेंस जो है ना इज़ अ की टू सक्सेस। आज के सेशन के अंदर जो मैं करने जा रहा हूँ कि टॉलरेंस को कैसे डेवलप किया जाए, उसकी क्या मेडिसिन है, उसकी क्या दवाई कौन सी है टॉलरेंस की, कौन सी ऐसी वो हम विटामिन्स हैं जिसे हम खाएं जिसके अंदर हमारा टॉलरेंस लेवल बढ़ जाए। तो नंबर 1 जो इसका जो मेडिसिन है फॉर टॉलरेंस, नंबर 1 क्या चीज़ है जी जो सबसे ज़्यादा जो हमें सीखने की ज़रूरत है टू डेवलप द टॉलरेंस, वो क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो क्या है? एम्पैथी। क्या बोलते हैं जी? आपका जो एम्पैथी क्या होती है? पुटिंग योर सेल्फ इन टू द शूज़ ऑफ अदर्स पीपल। कि आप दूसरों के नुक्ता नज़र को कैसे करते। एक चीज़ जो होती है, एक स्टीवन कवी ने एक एग्जांपल दी है टॉलरेंस के ऊपर
उसकी पहली किताब जो 7 हैबिट्स की बुक है, बड़ी ग्लोबली रेनाउंड बुक है। उसके अंदर वो कहते हैं कि बच्चा जो होता है वो अपना दादा अबू के साथ अपने किसी रेस्टोरेंट में एंटर होता है और उसने म्यूज़िक रखा होता है, शोर मचा रहा है। उससे पहले एक और लड़का वहाँ खाना खा रहा होता है उसी रेस्टोरेंट में, ठीक है, समझे, हारस बैठे हुए और खाना खा रहा है। अब वो बच्चा जो अपने दादा अबू के साथ आता है और शोर भी मचा रहा है और म्यूज़िक, उसने टेप रिकॉर्डर हाथ में पकड़ी हुई है, तो वो जो बंदा खाना खा रहा है वो क्या होना शुरू हो जाता है, उसके उस बिहेवियर की वजह से इरिटेट होना शुरू हो जाता है। तो टॉलरेंस का लेवल चेक करना हो तो किसी को इरिटेट करके देखो कि कितना उसके अंदर टॉलरेंस है, उसको फ्रस्ट्रेट करके देखो। बात समझ आ रही? अब वो जो बंदा जो होता है ना, उसका पॉइंट ऑफ आ जाता है एक ऐसा फ्रस्ट्रेशन कि वो स्केप हो जाता है, कहता है यहाँ तो बंदा फिर अग्रेसिव हो जाता है, अब्यूजिव हो जाता है। वो ना मैनेजर को बुला के कहता है जी ये खाना ले जाओ, मैं जा रहा हूँ, मेरा बिल दे दो, मैं 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं बैठ सकता बिकॉज ऑफ द एटीट्यूड ऑफ द ये जो बाबा जी बैठे हैं और इनके ये बच्चा इनके साथ बैठा। वो ना कहता जी सॉरी, मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ टेप बंद कर दें, शरारतें ना करें ताकि जो ना ये इशू ना पैदा हो ना आपको। वो क्या होता है जी, उसके बाद थोड़ी देर बाद वो जो उठ के जाने लगता है तो उसका दादा अबू जो होते हैं बच्चे के, वो उसके पास आता है उस बंदे के, उसको क्या कहता है, सर आप एक बुरी ना मानेगा कि मेरी बात सुन लेंगे। ये क्या बात सुननी है? उन्होंने कहा जी बात ये है कि आप नाराज़ होकर उठ के जा रहे हैं, खाना भी आपने पूरा नहीं खाया, पैसे भी दे के जा रहे हैं, मेरी एक छोटी सी बात सुन लें। वो क्या कहते, बात ये है कि ये बच्चा जो है ना, ये मेरा पोता है और मैं अभी सीधा हॉस्पिटल से आ रहा हूँ और इसकी माँ आज रात को फौत हो चुकी और इसको ये बात बच्चे को नहीं बताई। अब ये बच्चा माँ के पास जाना चाहता है, मैं इसको बड़ी मुश्किल से बुलाकर फसलाकर, इसको खाना भी नहीं खाया इसने 2 दिन से कि कुछ खिलाने के लिए लाया हूँ इस रेस्टोरेंट, और इस बच्चे को नहीं पता इसकी वालदा फौत हो चुकी, ये अपने उसी मोड में, बचपने के मोड में लगा हुआ। तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, अब खाना प्लीज़ खा के जाएँ। अब वो जो बंदा होता है 1 सेकंड के लिए वो क्या करता है, एम्पैथी करता है, पुटिंग योरसेल्फ इनटू द शूज ऑफ अदर। का मतलब है ये सारी जो टॉलरेंस की कहानी है 6 और 9 की कहानी है। एक 6 है और एक 9 है। एक तरफ से देखेंगे तो 6 है और दूसरी साइड से देखेंगे तो वो 9 है। तो ये चेंज इन योर पर्सपेक्टिव है, चाहे वो कल्चरल हो, चाहे वो बिहेवियर हो, चाहे वो आपका रिलीजन हो, चाहे कास्ट हो, चाहे क्रीड हो, कोई भी चीज़ हो। आप जब उसके एंगल से देखेंगे, ये क्रिश्चियन है, डाइवर्सिटी जो होती है ना, उसको रिस्पेक्ट देना और उसको एक्सेप्ट करना, दैट इज टॉलरेंस। एक्सेप्टिंग एंड रिस्पेक्टिंग, क्या बोला जी, डाइवर्सिटी इन बिहेवियर्स, डाइवर्सिटी इन एटीट्यूड, डाइवर्सिटी इन कल्चर, डाइवर्सिटी इन एनीथिंग, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, दैट इज कॉल्ड, ये होता है एम्पैथी के जरिए पैदा होता है। तो टॉलरेंस की जो बुनियाद है, तो वो बच्चे से जो होता है दादा अबू से, वो बंदा जो खाना खा रहा होता है उठ के आता है और उसको एक तो सॉरी बोलता है, उसके बाद उसके अंदर एक बात कहता है कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं बच्चे से खेल सकता हूँ। मतलब एक बंदा जो नाराज़ हो गया उठ के, उसने कंप्लीट स्टोरी ऑफ द सिचुएशन नहीं पता थी। व्हेन यू हियर द कंप्लीट स्टोरी ऑफ अ सिचुएशन, तो यू चेंज योर पर्सपेक्टिव एंड यू चेंज योर फीलिंग्स एंड इमोशंस। हमारे जो आपने सवाल पूछा, मैंने बुनियादी, आपने कहा इंटॉलरेंस है, इम्पेशेंस है, उसकी बुनियादी वजह क्या है कि हम अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना नहीं चाहते। हम कहते हैं कि आई एम राइट एंड यू आर रॉन्ग, ये पर्सपेक्टिव है, जबकि रियल पर्सपेक्टिव है कि आई एम काइंड नॉट राइट। क्लियर होगी बात? आगे चलते। अब इसकी मेडिसिन क्या है? पहली मेडिसिन क्या बोली मैंने, अगर आपको टॉलरेंस डेवलप करनी है तो टॉलरेंस कैसे डेवलप होगी? नंबर 1 एम्पैथी के। दूसरी जो टॉलरेंस जो होगी आपको रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्टिंग ऑफ अदर्स, रिस्पेक्टिंग एंड एक्सेप्टिंग ऑफ अदर्स बिहेवियर्स। ये है जी सेकंड जो होती है ये टॉलरेंस की जो बुनियादी वजह। तीसरी जो चीज़ होती है कि आपको जो उतना जो आज के जो मॉडर्न जो सारी की जो स्टडी चल रही है वो चल रही है फिक्स्ड माइंडसेट्स या फिर ग्रोथ माइंडसेट्स।
जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं उनके अंदर टॉलरेंस लेवल बहुत हाई होता है, वो स्पेस रखते हैं अपनी गलतियों का बीच में। जो फिक्स्ड माइंडसेट्स होते हैं उनके अंदर गलती हो नहीं सकती, गिरना नहीं तो सीखना नहीं। मैं अक्सर कहता हूं बच्चे की शख्सियत पहले 9 साल में बन जाती है, 8 साल में, और उसके अंदर प्रोग्रामिंग हो जाती है कि मैं शिया हूं, मैं सुन्नी हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं फलां कास्ट से हूं, मैं बलोची हूं, मैं पठान हूं, मैं पख्तून हूं, मैं ये हूं, मैं सरदार जी हूं, मैं सिख हूं। वो एक ऐसी सारी ज़िंदगी बंदा, वो जो 10 साल की जो प्रोग्रामिंग उसके ऊपर इंस्टॉल हो जाती है, उस वक्त उस बच्चे के पास ऑडिट एंड एडिट का बटन नहीं एक्टिव होता। जो भी इंफॉर्मेशन बाप कहता है, चाचा कहता है हम राजपूत हैं, हम तो ये होते हैं, तो बच्चे के अंदर वो राजपूत वाला वो एक ज़हन में तस्वर बैठ जाता है। जब वो बच्चा शऊर की कदम में आता है, जब उसका ऑडिट एंड एडिट, क्योंकि अल्लाह पाक ने इंसान जब तख्लीक किया तो ये पावर टू चूज़ दिया उसको, ये पावर टू चूज़ है कि कोई आपकी मर्ज़ी के बगैर आपको कोई इंसल्ट नहीं कर सकता। नोबडी कैन मेक यू इन्फीरियर, फील इन्फीरियर। आपकी मर्ज़ी के बगैर आपको कोई छोटा नहीं करा सकता, ये आपकी चॉइस है। ये प्रिविलेज आप दूसरों को नहीं दे सकते। ये प्रिविलेज किसके पास होना चाहिए? आपके पास होना चाहिए। ये असल में ये सोच है, ये फिक्स्ड माइंडसेट वाला बंदा जिसने फिक्स हो गया उसी दरी, जिसने समझा कि ऑडिट एंड एडिट करने की अपने ही सिस्टम के अंदर, बचपन में किसी को गाली बंदा सीख लेता है, कोई बच्चा स्मोकिंग गलत महफिल में सीख लेता हो, उसी आदत ही नहीं छूटती सारी ज़िंदगी। कहता है यार बस एक बचपन में, कोई बचपन में नमाज़ पढ़ना सीख लेता है फजर की, बाप को उसको लगा के आगे लेके जाता है, उसके बाद वो बाप फौत हो जाता है, लेकिन वो आदत नहीं। कहता तुम्हें यार नमाज क्यों, किस तरह तुम पढ़ते, मेरे से नहीं उठा जाता। कहता यार बस अब्बा जी ने ना बस बचपन में को 2 साल पढ़ाई थी, उसके बाद वो ऐसी आदत पड़ी। तो क्या होता है, ये सॉफ्टवेयर के अंदर जो ऑडिट एंड एडिट अल्लाह ने इंसान को दी, तख्लीक दिया, पावर टू चूज़ दिया, कि वो उसके अंदर जब पता चल जाए मेरे सिस्टम के अंदर ये वो चीज़ें हैं जो मुझे इनटॉलरेंट बनाती हैं, कि मुझे कोई कह देगा यार ये तुम ये हो, मैं हम मज़हब के ऊपर हम बड़ी जल्दी जज्बाती हो जाते हैं, और एज ए पाकिस्तानी हम है ही बड़ी इमोशनल। तो आगे चलते हैं, ये टॉलरेंस की जो कहानी है। नंबर तीसरा इसका मैंने कहा अपने शॉक ऑब्जर्वर चेंज करवाएं। अगर किसी के शॉक ऑब्जर्वर ख़राब है तो हमारे जो बड़े क्या करते थे, लाहौर में एक मार्केट है दाता दरबार के पीछे बिलालगंज, तो बिलालगंज में अच्छे वाले शॉक्स मिलते हैं। तो मैं कहता हूँ हर बंदे का बिलालगंज में दाता लिए अजवेरी भी हैं, तो मैं कहता हूँ अपना कोई मेंटोर ढूंढें जिससे जाके आप अपने शौक चेंज करवाएं, जिसको आज की मॉडर्न ज़माने में हम काउंसलिंग एंड कोचिंग कहते हैं। अगर वो पता कि यार मेरा एक प्रॉब्लम है, तो एक बुखार के लिए तो हम डॉक्टर के पास भागे हुए जाते हैं, मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, यार कोई अच्छी सी कोई फ्लू हो गया बहुत ज़्यादा तो कोई एरोनिक दे दो या कोई पैनाडोल दे दो। लेकिन क्या कभी हुआ कि हमारे अपने बिहेवियर डिस्टर्ब हो गए, हम किसी काउंसलर के पास गए हों? हारिस साहब आपको कभी गलती से भी कहीं किसी प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट को आपने दिखाओ ये मेरा ये यार ये प्रॉब्लम है? ये फिक्स माइंडसेट के लोग सोचते हैं कि ज़रूरत ही नहीं है। जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग हैं वो ये सोचते हैं। कल या मैं ड्रामा देख रहा उसमें कहती है पागलों का डॉक्टर है, साइकोलॉजिस्ट को वो कह रहे थे, तो पीपल आर थिंकिंग समथिंग डिफरेंट कि इनके पास जाएंगे शायद पता नहीं हमें क्या करेंगे। वो और एक पता क्या, पागलों के डॉक्टर के पास एक बंदा आया, कहता ये कैसे अंदाज़ा लगाते हैं कि ये बंदा नॉर्मल है या पागल है? पता है ना, बड़ा मशहूर है ना ये। तो उसने कहा जी हाँ हमें टेस्ट लेते हैं, एक जो होती है ना वो जो पानी वाली जो वॉशिंग मशीन में एक बंदे को 3 चीज़ें पकड़ाते हैं, एक प्याली देते हैं, एक चम्मच देते हैं, एक बाल्टी देते हैं कि इसमें से पानी निकालो। हाँ जी, वो किससे निकालेगा जी? सागर साहब प्याली से निकालेगा, चम्मच से निकालेगा कि बाल्टी से निकालेगा? उसका पाइप खोलेगा। अगर वो बाल्टी से निकालता कहता कि रूम नंबर 39 में चले जाओ। रूम नंबर वो पागलों के लिए है, क्योंकि वो अक्लमंद होता, नॉर्मल होता, ये टेस्ट होता है कि वो पाइप से खोलता ना कि वो बाल्टी से पानी निकालता। तो ये बुनियादी चीज़ क्या है टॉलरेंस के अंदर? चौथी चीज़ जो टॉलरेंस की तरफ जाती है कि जब हम अपने आप को बहुत, लाइफ को हम बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं। हम क्या करते हैं, हमें काम को नॉन सीरियस होते हैं और अपने आप को सीरियस, जबकि अपने आप को लाइटर लें और काम को सीरियस। फिक्स माइंडसेट से आप कभी मसले हल नहीं कर सकते।
तो टॉलरेंस की एक अगली एक और दवाई है जिससे आपकी टॉलरेंस बढ़ती है कि जब आप कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं दूसरों को, स्टीवन कवी की एक लाइन है, फर्स्ट सीक टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, कि आप पहले दूसरे को समझते हैं फिर अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं। वो उसमें एग्जांपल देता है आपके डिपॉजिट्स की, कि आपने कोई ऐसी नेगेटिव बात की तो आपका विड्रॉल हो गया आपके अकाउंट से। एक बैंक अकाउंट होता है, अगर आपने कोई अच्छी चीज़ की तो वो पॉजिटिव चला गया, वो क्रेडिट हो गया। तो डेबिट क्रेडिट डेली चलता है, इमोशनल बैंक अकाउंट, इमोशनल बैंक अकाउंट बोलते हैं उसको। तो ये टॉलरेंस को बढ़ाने के लिए एक बहुत बुनियादी सा एक मेडिसिन का है। फिर उसके बाद टॉलरेंस के लिए एक और बड़ी मज़े की चीज़ है, वो ये होता है कि आप ज़िंदगी में लाफ्टर कितना है आपकी ज़िंदगी में। फिर टॉलरेंस के लिए एक चीज़ तो आपको नेचर को स्टडी करना होता है। ये छठा इसका मेडिसिन है, ये मेडिसिन है हाउ टू, ठीक है, मेक नेचर योर फ्रेंड। एक तो दोस्त ऊपरे होते हैं, आपको पता है कि नेचर कितनी बड़ी हीलर होती है। जो आजकल का जो स्ट्रेस का ज़माना चल रहा है कि नेचर के साथ, एक बंदा था डॉक्टर के पास, उसका इलाज करवा रहा था, एस्थमा जिसको था ना, कईयों को एस्थमा का इशू होता है। तो वो ना एक दिन कुछ अर्से डॉक्टर के पास नहीं गया, कुछ 6 महीने के बाद डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसका टेस्ट किया तो उसका एस्थमा ठीक हो गया। डॉक्टर ने कहा यार तुम्हें तो मैं दवाई भी देता रहा और तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हुए, तुमने क्या किया यार, तुम्हारा तो एस्थमा ठीक हो गया है। उन्होंने कहा जी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया, मैं सुबह उठ के ना मैं वॉक करता था एक गार्डन में, मैं दूसरे शहर गया तो मैं डेली वॉक, मेरी रूटीन थी, मैं वॉक, वहाँ ज़्यादातर नीम के दरख्त थे, वो नीम के दरख्तों पे मैं वॉक करता था। वो सारी जो ग्राउंड के दाएं बाएं वो नीम के दरख्त लगे हुए थे। जब मैं उनके नीचे सुबह सुबह फ्रेश और मॉर्निंग में जब मैं वॉक करता था तो नीम के दरख्तों की जो ऑरा होता है, उसकी जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, उस ऑक्सीजन से वो नीम के दरख्त के अंदर, उसकी अंदर एक ऐसा एक थेरेपी है, एक टॉनिक है जो डिटॉक्सीफाई करता है आपकी एस्थमा को, आपके जो लंग्स को। तो क्या हुआ, कुछ 3-4 महीने में रहा उस ऑक्सीजन में, उस नीम के दरख्त की जो नीचे ऑक्सीजन आती है, तो मेरे क्योर होना शुरू हो गया। अगर एक दरख्त के नीचे खड़े होने से नेचर की क्या हीलिंग इफेक्ट्स हैं कि आपके लंग्स को वो पावर देती है और ठीक कर देती है। उसके अंदर जो एक नीम का, उसे दवाइयाँ बनती है नीम के पत्तों से, आपको पता है ना, हकीमों से पूछें जाकर। हमारे पुराने घर में बहुत बड़ा दरख्त था नीम का, और ये इसका मैं चश्मे की गवाह हूँ सारी चीज़ों का। उसके नीचे हम खेलते थे, बैठते थे, दादाजी के साथ हम शरारतें करते थे। वो दरख्त के अंदर हीलिंग थी। तो क्या ये एम्पैथी का एक इलाज है क्या? नेचर के साथ रहें और ये इनटॉलरेंस आपके ख़त्म को, ये नेचर से सीखते हैं। इकबाल कहता है कि सकूते लाला गुल से कलाम पैदा कर, मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर, दियार इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, मेरा नया ज़माना है, नए सुबह शाम पैदा कर। तो ये नेचर के साथ एक बहुत बड़ी है कि नेचर एक बहुत। फिर उसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपको टॉलरेंस की तरफ लेके जाती है, जो मेडिसिन फॉर टॉलरेंस है। क्या वो है? कोई आप अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई एक काज पकड़ के किसी गरीब को टीच वन ईच वन, ठीक है जी, क्योंकि मछली पकड़ाना देना, किसी को रोटी खिलाना, वो एक, बल्कि मैं तो उल्टा कहता हूँ यार, ये जो लंगर खाने का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में है ना, ये बंद होना चाहिए। लोगों की इज्जत नफ्स ख़त्म हो जाती है। सिर्फ अपाहिज के लोगों को, जिसको पता हो ये स्टैंडर्ड्स हैं, ये अपाहिज है, ये कमा नहीं सकता, ये क्रिपल्ड बंदा है यार। अदरवाइज तो ये एक बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट किल कर देता है। तो उसको मछली पकड़ना सिखाना है कि स्किल डेवलप करो कि ताकि तुम अपने पाँव पे खड़े हो जाओ। तो ये तो क्या कहते हैं कि एक आपका वॉलंटियरिज्म, ये बहुत बड़ा टॉलरेंस की तरफ लेके जाता है। जब आप एक्चुअली जब गिवर बनते हैं, गिवर जो होता है ना, उसके अंदर टॉलरेंस लेवल बहुत ज़्यादा, जो टेकर होता है ना जी, उसकी टॉलरेंस नहीं होती जी, उसके शौक पर बड़े वीक हो जाते। एक और चीज़ है जो से मेडिसिन फॉर टॉलरेंस है कि लिव इन द मोमेंट्स। क्या बोलते हैं जी? पावर ऑफ नाउ, कि आप इस लम्हे में जिंदा हैं। 99% जो एंग्जाइटी जो प्रोड्यूस करती है वो क्या है? फ्यूचर में क्या होगा, मेरे लिए क्या है। कभी चिड़िया को देखा है कल की फिक्र करते हुए? कभी जो पूरा एनिमल किंगडम आपको नजर आ रही है, ये नेचर को देखा आपने? इंसान के अलावा किसी को नहीं। ये सारे एंग्जाइटी जो होती है वो ये होता है कि सब राज़क इनको रिज़्क देता है।
कीड़ियों को, ये चींटियों को आप देख लें, आप उनको ज़रा दूरबीन से पूरी दुनिया इस घास के नीचे चींटियों की आप देख रहे होंगे, स्ट्रगल कर रही होंगी, कभी किसी के नहीं होता। ये पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है। मैं अक्सर कहता हूँ कि जो बच्चे बड़े हो जाते हैं 18 साल से ऊपर, उन्होंने खुद अपने पाँव पे खड़ा होना होता है। किसी दुनिया में आप 10 मुल्क देखे हैं, आपने कभी देखा किसी मुल्क के अंदर जब बच्चे 18-20 साल से बड़े हो जाएं तो उनको माँ बाप रोटी खिलाते हैं? वो अपनी स्टडी खुद करते हैं, अपना काम खुद करते हैं। वहाँ नौकरों का कंसेप्ट है? वहाँ कोई वाशरूम साफ करने वाला कोई माई रखी हुई इन्होंने? मैं दोस्त जो जितने भी जाते हैं यूएसए और जो खाते मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लोग एंड रिच क्लास के, मैं कहता हूँ वहाँ तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? कहता हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं, पैसा बहुत हमारे पास। हालांकि बाहर गोरों के पास पैसे नहीं होते, लेकिन पाकिस्तानी क्योंकि रिच पीपल है वहाँ जाके सेटल होते हैं। तो सबसे बड़ा पशु कहता है कि हमारे पास जब हमें अपने घर का किचन और घर का वाशरूम वो साफ करना होता है, ये 6 महीने लगते हैं हमें इस स्ट्रेस से निकलने के लिए कि वाशरूम भी साफ करना पड़ता है। ये सऊदी यूथ को बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस हुई जब वो बाहर पढ़ने गए, तो उनको कोई क्या करेंगे यार, अपना वाशरूम अपना साफ करना, अपना शिट हमने खुद साफ करना है। पाकिस्तानी बच्चे नहीं करते, ये तो कोई और करेगा। है आगे चलते हैं। हीलिंग इफेक्ट बोला मैंने कि टॉलरेंस के लिए क्या चाहिए कि आपको कोई वॉलंटियरिज्म। लास्ट थिंग, आज के सेशन को मैं इतना एक्सटेंड ही करूँगा, लास्ट चीज़ है वो डिटॉक्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं जी? एक बहुत बड़ी वजह जो इन पेशेंट्स की आई है वो हमारा डिजिटल जो होती ना वो एडिक्शन है। क्या होता है, हमारे पास वो पेशेंस खत्म हो गया, हमारी स्क्रॉलिंग की ऐसी हैबिट डेवलप हो गई है, हम 3 घंटे मुसलसल स्क्रॉल, और पूछेंगे क्या देखा, क्या सुना, क्या पढ़ा, क्या सीखा, 3 घंटे के बाद भी ब्लैंक होंगे आप। क्यों? कि इतनी बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस पे और कॉन्शियस पे पड़ी होगी कि आपको पता नहीं लगा कि आप हुआ क्या। ये चीप डोपामिन जो प्लेजर हार्मोन है वो रिलीज होता जाएगा और आपको उसकी बस आगे आ गया। आपको कोई टेक्स्ट पढ़ना पड़ जाए, एक पैराग्राफ, किताब तो दूर की बात है जी, आज के ज़माने में एक टेक्स्ट पूरा एक पैरा पढ़ना अजियत लगता है। कोई गाना, कोई फिल्म, कोई चीज़ अच्छी डॉक्यूमेंट्री कोई 1 घंटे की देखना अजियत लगता है, टॉर्चर लगता है। और सबसे बड़ी जो रीज़न है इसकी जो टॉलरेंस ना होने की बहुत बड़ी वजह क्या है कि वो हमारा जो पेशेंस वो लूज़ कर गया, हमारा अटेंशन स्पैन छोटा हो गया। क्यों? तो इसके लिए फिर डिटॉक्सिफिकेशन, तो उसका भी इलाज आज मैं आप दोस्तों को दे रहा हूँ, वो है डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन। क्या बोला? डिजिटल रोज़ा। जब हम रमज़ान में बैठे हैं तो क्या बोलते हैं? डिजिटल फास्टिंग। तो डिजिटल फास्टिंग क्या होती है जी? ये अगर आप डिजिटल फास्टिंग करें, क्योंकि रोज़ा रखकर हम सारा दिन बैठ के मोबाइल पे लगे रहते ताकि हमारा टाइम किल कर दें। और पाकिस्तान में, लंदन में रोज़ा कितने घंटे का होता है और सऊदी अरब में 15 घंटे का। पाकिस्तान में रोज़ा कितने घंटे का होता है जी? पाकिस्तान में भी ऑलमोस्ट इतना ही है, मतलब 14 में 13 नहीं सर, आप प्लीज़ करेक्ट योर सर। पाकिस्तान में रोज़ा 5 घंटे का होता है जी। अब मुझे ना क्यों, और लोग सारी रात जागते हैं और सुबह सहरी करके सो जाते हैं और 2 बजे दफ्तर जाते हैं और उसके बाद 5 बजे रोज़ा 7 बजे खुल जाता है। टोटल कितने घंटे बने? पाकिस्तान में रोज़ा कितने घंटे का जी? 5 घंटे का। सवाई मजदूरों के जिन्होंने बेचारों ने रोटी कमानी है। मैं मजदूरों की बात नहीं कर रहा और पाकिस्तान की आम लोगों की बात कर रहा हूँ, मजदूरों की नहीं कर रहा। मजदूर ने तो बेचारे रोटी पकानी। ठीक हो गया। तो सर जी, आज का जो आखिरी दवाई है, जो मेडिसिन है फॉर डेवलपिंग टॉलरेंस, ये हमारा आज का था कि ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है वो है डिजिटल फास्टिंग। ये आज का नया कॉन्सेप्ट है कि जब तक, और ये फास्टिंग के साथ नहीं कि रमज़ान ख़त्म हो जाएगा तो आप 1 हफ्ते की या महीने में कम से कम 2 दिन, 3 दिन, 6 दिन, 5 दिन, संडे, वीकेंड्स आप डिजिटल फास्टिंग करें। आप देखेंगे कि आपके अंदर पेशेंस डेवलप होने चाहिए। वरना हम सबकॉन्शियसली अपने 7 से 8 घंटे एडिक्शन है हर बंदे को स्क्रीन की। तो मैनेजमेंट हाउस कैफ़े खुद ही ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है, उसका नाम है स्क्रीन टाइम टू ग्रीन टाइम, कि आप अपनी नेचर के साथ करें, क्योंकि नेचर आपका हीलर है। नेचर का टाइम प्रोसेस होता है, फूल आते हैं, एक सबका एक प्रोसेस होता है। हम हर चीज़ चाहते हैं फास्ट फूड की तरह कि हम जल्दी जल्दी में हर चीज़ खाने को मिल जाए, तो ज़िंदगी की कई खूबसूरतियों को हम खो देते हैं। तो प्लीज़ आज के सेशन में कोई कम होगा और ये सीक्वेंस से चलता रहेगा
कैफ़े खुदी का ये कंट्रीब्यूशन है। अगर आप अच्छे स्पीकर हैं, आपके अच्छा कंटेंट है, कोई टॉपिक है, तो प्लीज़ इनबॉक्स कीजिए कैफ़े खुदी इजाज़ निसार या CO2 क्लब पाकिस्तान में, ताकि हम आपको इनवाइट कर सकें। तो इजाज़त दे इजाज़ निसार को, अल्लाह हाफ़िज़।